सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अपने साथ हुई किसी घटना को मुझ तक पहुँचाने के लिए आप मुझे उसे स्क्रीन पर दिख रही इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये घटना है बताई है हमारे सब्सक्राइबर सागर ने। आइए आगे की घटना को वैसे ही जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें भेजी है। मेरा नाम सागर है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से कुछ साल पहले की है। दरअसल जिस घर में हम रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में हैं और वो घर हमारे दादाजी द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसकी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। उस टाइम पर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग पूरे घर का एक बार रेनोवेशन करवाएंगे। लंबे समय तक हम लोग रेनोवेशन वाले काम को टालते रहे थे, बट जब बिल्डिंग थोड़ी कमज़ोर सी होने लगी उस टाइम पर हमें सच में फ़ील हुआ कि अब हमें ये काम करवा ही लेना चाहिए। और इसी कारण अब चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम हमारे घर में स्टार्ट हो चुका था, इसलिए हम अपनी गाड़ियों को दूसरी जगहों पर खड़ा करना पड़ता था। अब हमारे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल था, हमारे घर से मुश्किल से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। इसीलिए हमने वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनसे थोड़ी बातचीत करी और उन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल की एक जगह पर पार्किंग करने की परमिशन दे दी। हमें हॉस्पिटल की नॉर्मल पार्किंग से अलग एक दूसरा एरिया दिया गया ताकि हमारी गाड़ियों की पहचान करी जा सके और कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लग सके। अब वो जो जगह थी जो कि हॉस्पिटल वालों ने हमें बताई थी, वो हॉस्पिटल में तो थी बट होने के बावजूद वहाँ से कुछ अलग लगती थी। मतलब वहाँ के जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे वो भी उस जगह पर ज़्यादा नहीं जाते थे और मेनली तो वो जगह एकदम सुनसान रहती थी। मेरा वहाँ पर जाना सिर्फ सुबह और शाम को था, जब मैं गाड़ी को लेने और वापस खड़ी करने के लिए जाता था। वो एरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे की साइड पर था। उस जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक लोहे टाइप की जाली लग रही थी और उसके पीछे एक बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग मुश्किल से 2 कमरों की होगी और उसे मेन फ्रेम हॉस्पिटल से अलग रखा गया था। वो बिल्डिंग पूरी तरीके से बंद थी, हर तरफ उसमें ताले लग रहे थे और वो जो लोहे वाला गेट सा था उसमें भी ताले लगे हुए थे। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए थी, बट तब भी देखने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ दिन तक जब मैं वहाँ पर जाता रहा तब मुझे पता चला कि वो जगह वैसी थी कि वहाँ पर बहुत पहले डेड बॉडीज़ को उनके रिलेटिव्स को सौंपने से पहले रखा जाता था, यानी एक तरीके से मॉर्ग। मगर हाँ, अब वो जगह यूज़ में नहीं थी। तो ऐसे कुछ दिन बीते और शनिवार का एक दिन था। ऑफिस से आते आते उस दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया था और मैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए वहाँ पार्किंग में आया और मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी ही थी कि एकदम से ही मुझे छोटे छोटे बच्चों की खेलने की और हंसने टाइप की आवाज़ आने लगी। अब रात के उस वक्त 11:30 बज रहे थे और मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर बच्चों का दूर दूर तक नामो निशान भी होना एक अजीब सी बात थी। इसीलिए मैं एक पल को रुका और एक गहरी सांस लेकर वापस से ध्यान से सुनने लगा, बट वो आवाज़ें अब भी आ रही थी। और तब मेरी नज़र गई कि वो आवाज़ें वो जो 2 रूम्स वाली बिल्डिंग थी उसकी एक खिड़की की तरफ से आ रही थी। अब ये चीज़ देखते के साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक सा लगा। वो विंडो बंद थी बट लग रहा था कि आवाज़ उसके अंदर से ही आ रही है। उससे भी अजीब बात ये थी, अगर मैं मान भी लेता कि वो हॉस्पिटल में कोई होगा तो हॉस्पिटल में विज़िट करने का टाइम लगभग 9 बजे ही बंद हो जाता था। तो इसीलिए उस वक्त तो वहाँ पर किसी को होना ही नहीं चाहिए था, और ख़ास तौर पर बच्चों को। मैं उस जाली तक के पास गया जहाँ से पीछे वो खिड़की थी और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और उसको विंडो की तरफ करके ये देखने की कोशिश करने लगा कि शायद मुझे कुछ दिख जाए, बट मुझे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं जैसे ही मुड़ा
एकदम से ही ये हंसने खेलने की आवाज़ और तेज़ आने लगी और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो ये आवाज़ पहले वाली खिड़की के साइड वाली खिड़की में से आ रही थी। अब ये चीज़ देखकर मुझे सच में डर लगने लगा था। अब मेरे मन में आ चुका था कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब मैंने एक कदम ही आगे की तरफ बढ़ाया होगा अपनी गाड़ी की तरफ उसे लॉक करने के लिए कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी पैंट को किसी ने नीचे से खींचा हो। अब ये फीलिंग एकदम से काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और मैं फ़ौरन पीछे पलटा। मैं घबराया हुआ था। जब मैं पीछे घूमा तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं था और अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये काम किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है और हो ना हो ये ज़रूर किसी भूत प्रेत जैसी चीज़ का काम है। अब जाने से ठीक पहले एकदम से मेरे मन में आया एक बार फिर से पीछे पलट के देखने के लिए और मैं आज तक सोचता हूँ कि मैंने उस दिन पीछे क्यों पलटा। जब मैं पलटा 2 बच्चे ठीक उस मुर्दा घर के दरवाजे के पास खड़े थे और वो बेहद अजीब और डरावनी तरीके से मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद वो बच्चे मेरी आंखों के सामने से ही उस बंद दरवाजे के अंदर चले गए। एक पल को तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने अभी अभी क्या देख लिया। मैं अपनी पलक भी नहीं झपका पा रहा था। मैं मानो उस जगह पर ही खड़ा खड़ा एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गया था। तब उन दोनों में से एक बच्चा जो कि अंदर गया था वो बाहर की तरफ आया और मेरे सामने बिल्कुल खड़ा हो गया और उसके बाद वो जोर से चीखा। उसकी चीखने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा मानो मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। डर ने पूरी तरीके से मुझे जकड़ लिया था पर किसी तरह तब मैंने अपने पैरों पर कंट्रोल बनाया और फौरन वहाँ से भागने लगा। अब की बार मैं एक बार भी पीछे भी नहीं पलटा, ना ही अपनी गाड़ी को देखा। अगली सुबह मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस वहाँ पर अकेला जाऊँ, इसीलिए अगले दिन मैं अपने भाई को लेकर वहाँ पर गया था। रास्ते में जाते वक्त मैंने अपने भाई को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और उसी दिन से हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क करना बंद कर दिया। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि वहाँ पर पार्किंग करने से थोड़ा खर्चा बच जाएगा, बट इस खर्चे बचाने के चक्कर में जिस चीज़ का अनुभव मैंने कर लिया वो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। मुझे समझ आ गया था कि उस जगह पर शायद उन दोनों के अलावा भी और कई सारी आत्माएं होंगी, शायद उन लोगों की जिनकी लाशें वहाँ पर लाई गई होंगी कभी। बात रही उन बच्चों की तो मुझे नहीं पता वो कौन थे और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहता। इसका कारण ये है कि काफ़ी टाइम पहले एक आत्मा का साया हमारे परिवार पे ऑलरेडी पड़ चुका था और उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या क्या करा वो मैं ही जानता हूँ। इसीलिए मैं दोबारा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी बिन बुलाए मेहमान को बुलवाना चाहता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की तरफ और ये घटना हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर शिवम ने। तो आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम शिवम है और ये घटना साल 2009 की है। उस टाइम पर मैंने अपनी जॉब स्विच करी थी और जहाँ मेरी नई जॉब लगी थी वो जगह थी बेंगलोर में। वैसे तो मैं पुणे का रहने वाला था बट मेरी न्यू कंपनी के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में थे। मुझे स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जाना था, उसके बाद मैं वापस पुणे में रहकर अपना काम कर सकता था। वहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में 5 दिनों के लिए जाना था। जब मैं वहाँ पर फाइनली पहुँचा तो मुझे पता लगा मेरे अलावा 8 लोग और ऐसे थे जो कि उसी टाइम पर ज्वाइन हुए थे। हम सभी लोग कंपनी के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे जो कि ऑफिस से काफ़ी नज़दीकी था। ऑफिस का काम सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रहता था। उसके बाद हम लोगों के पास काफ़ी टाइम था कि हम आपस में बातचीत करें और जान पहचान बढ़ाएं। इस खास घटना के लिए मैं आपको अपने 3 कलीग्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनका इस इंसिडेंट में एक महत्वपूर्ण रोल है। इन तीनों के नाम हैं अजय, शैलेश और नवीन।
ऐसा नहीं था कि बाकी के लोगों के साथ मेरी दोस्ती नहीं थी, बट इन दोनों के साथ मेरी जोड़ी अलग ही जमती थी। अजय एक पंजाबी था, नॉर्थ इंडिया से, बहुत ज़्यादा बात करने वाला और हमेशा चैलेंजेस को स्वीकार करने वाला। शैलेश मुंबई से था और ज़्यादातर वो शांति रहता था, बट जब बोलता था तो एकदम करेक्ट बोलता था। नवीन बेंगलोर का ही रहने वाला था और उसकी पर्सनैलिटी शैलेश से काफ़ी मिलती जुलती थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा मजाक के किस्म का लड़का था। हम लोगों का साथ में काफ़ी अच्छा टाइम बीतता था और इसी बीच हमने एक दूसरे को काफ़ी बेहतर तरीके से जान भी लिया था। तो एक रात हम सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। खाते खाते नवीन ने बोला कि यहाँ पर पास में ही एक कब्रिस्तान है, गेस्ट हाउस के थोड़ा पीछे ही। हमारे जो यहाँ का हाउसकीपर है श्री, उसने बताया कि वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं और इसी वजह से ही अब उस कब्रिस्तान को कोई यूज़ भी नहीं करता और वो सुनसान ही पड़ा रहता है। ज़्यादातर लोग उस तरफ से जाते भी नहीं हैं। इसके अलावा श्री ने नवीन को खास तौर पे हिदायत दी थी कि वो उस जगह के आसपास ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। बट जो हमारा अजय था उसे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और भूत प्रेत का नाम सुनते के साथ ही वो हंसी मजाक की बात करने लगता था। खैर, उसकी बात में इंटरेस्ट तो हम सबको ही आया था, बट नवीन को खुद भी उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। हमने श्री से पूछने की कोशिश भी करी, बट उसने ज़्यादा कुछ हमें नहीं बताया। कुछ ही दिनों में बेंगलोर में हमारा आखिरी दिन था और जब हमारा जॉब का आखिरी डे ख़त्म हुआ वहाँ पर, तो हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए एक फाइनल डिनर एक होटल में मंगवाया। हम लोग वहाँ पर आराम से गए और बढ़िया से खा पी के हमने मज़े करे। इसके अलावा अजय ने सबसे ज़्यादा ड्रिंक भी करी। इसके बाद जब हम वापस वहाँ से गेस्ट हाउस की तरफ आने लगे तो आते आते हमने खूब इधर उधर की बातें करी। एक बार जब हम गेस्ट हाउस पहुँच गए तो हम लोगों ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था। जब हमने अपने अपने बैग्स पैक कर लिए, उसके बाद हम लोग याद करने लगे एक साथ बैठकर कि हमने एक साथ कितना अच्छा टाइम बिताया। और बातों ही बातों में नवीन ने पुराने कब्रिस्तान की बात फिर से छेड़ दी और अजय, जो कि अच्छी खासी पी चुका था, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट सा हो गया। उसकी इरिटेशन को देखते हुए नवीन ने उसे चैलेंज कर दिया कि अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है और तू इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता तो जा वहाँ पर और 1 घंटा बिता के अकेले। अजय हाई तो पहले से ही था और उसे तो बस एक ट्रिगर चाहिए था, जो कि उसे डेयर के रूप में मिल चुका था। वो खड़ा हुआ और सीधा वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। हम सभी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, बट वो नहीं मान रहा था। वैसे भी शराब पिए आदमी को कौन ही रोक पाया है, पर उसके अकेले जाना भी मुझे सही नहीं लगा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ जाने लगा। जो रास्ता कब्रिस्तान की ओर जाता था वो भी कब्रिस्तान की तरह ही काफ़ी ज़्यादा सुनसान सा था। वहाँ पर आसपास घर तो क्या, कोई किसी तरह की छोटी मोटी बिल्डिंग भी नहीं दिख रही थी, बस दोनों साइड पेड़ ही पेड़। गेस्ट हाउस से शायद वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही था और जब हम वहाँ पर पहुँचने वाले थे तब लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। ये एक पुराना कब्रिस्तान था जिसको लोगों ने यूज़ करना काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिया था। बात करूँ मौसम की तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। यदि आप कभी बेंगलोर आए होंगे तो आपको पता होगा कि दिन का टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है, बट सर्दियों के समय रात में ठंडक अच्छी खासी हो जाती है। हम जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुँचे तो हमें वहाँ पर एक गार्ड दिखा। उनका नाम अबू चाचा था। उन्होंने हमें खुद ही बताया था। उन्होंने शक करते हुए हमसे पूछा कि हम इस समय यहाँ पर कब्रिस्तान में क्या करने के लिए आए हैं। अजय ने फ़ौरन ही बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा कि उसके एक रिश्तेदार की कब्र यहाँ पर है और वो यहाँ पर बस 1 रात के लिए ही है और कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएगा। इसीलिए उसका मन था कि एक बार जाने से पहले वो अपने रिश्तेदार की कब्र देख ले, और ये रिश्तेदार उसने और किसी को नहीं, अपने भाई को ही बना दिया। अबू चाचा को भी उसकी बात पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ चले जाओ, बट बहुत जल्दी आना। इसके बाद हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे और देखने में तो हमें कोई नॉर्मल कब्रिस्तान नहीं लग रहा था, बट बात ये थी कि बस वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लग रहा था क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ पर लोग नहीं आ रहे थे। वहाँ पर बेहद ज़्यादा शांति थी और थोड़ा अंदर चलने के बाद हमें बीचों बीच सामने एक बेंच दिखाई दी।
इसके बाद हम दोनों ही उसकी तरफ बढ़ने लगे और अजय ने कहा कि वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठेगा, इसीलिए हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। मुझे तो जगह पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट मैं बस वहाँ पर अजय की वजह से गया हुआ था। हम वहाँ पर जैसे ही बैठे, अजय ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने जेब से एक सिगरेट निकाल दी। मैंने बहुत कोशिश करी उसे मना करने की, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब सही नहीं है, बट स्टिल मैं उसे नहीं रोक पाया। और अब वो वहाँ बैठा बैठा आराम से सिगरेट की कश लेने लगा। इसके बाद उसने कहा कि वो थोड़ा और अंदर जाना चाहता है, जिसके बाद हम लोग घर वापस जा सकते हैं। मन तो मेरा कर रहा था कि उसे बस थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दूं, बट मैंने अपने आप पर कंट्रोल करा और हम और अंदर जाने लगे। अब हम थोड़ा ही अंदर आए होंगे कि उसने मुझसे कहा, भाई यार टॉयलेट जाना है। मैंने उसे कहा, रुक जा यार, अभी वहाँ पर जाएंगे गेस्ट हाउस में, तब कर लियो। बट वो नहीं माना और उसने बोला कि उसे काफ़ी जल्दी है। उसने एक जगह पर मुझे रोक कर कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं वहाँ पर झाड़ियों के पास जाकर होकर आता हूँ। मेरे सामने ही वो पीछे झाड़ियों के पास चला गया और वो शायद किसी पेड़ वगैरह के पीछे चला गया था, इसीलिए वो मुझे दिख नहीं रहा था। अब जैसे ही वो गया, एकदम से ही पता नहीं मेरी बॉडी में क्या होने लगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी सी होने लगी और ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मानो कोई मेरा गला दबा रहा हो और मेरा दम घोट रहा हो। मैं वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही मेरी नज़र फिर गेट की साइड गई तो मैंने एक परछाई को देखा। वो परछाई ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वक्त एक पल को रुक गया हो और वो चीज़ मेरी आंखों के सामने मेरी मौत बन के मेरे करीब आ रही हो। वो मेरी आंखों के सामने आई और एकदम से मानो ऐसा लगा कि उसने मुझे घूरा और उसके तुरंत बाद वो हवा में ही कहीं गायब हो गई। मेरा सिर घूमने लग गया था उस चीज़ को देखकर जो मैंने अभी अभी देखी थी और अभी तक मेरे शरीर को डर ने जकड़ रखा था। जैसे तैसे करके अब मैंने अपने आप को संभाला और अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तब मैंने महसूस करा कि अजय तो अब तक वापस आया ही नहीं है। मैंने वापस उस झाड़ी की तरफ देखा जहाँ वो गया था, बट वो अब भी नहीं दिख रहा था। मैं भागकर उस तरफ गया जहाँ वो गया था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे होश उड़ गए। अजय वहाँ पर बेहोश पड़ा था, नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं बस उसके पास बैठा और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगा, बट मेरी तरकीब काम कर गई और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। जैसे ही उसे होश आया, उसने डरते डरते मुझे बताया कि जब वो वहाँ पर गया था तब उसे एकदम से ही ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा हो और तभी उसे एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रखा हो और जैसे ही उसके साथ ऐसा हुआ, उसको कमज़ोरी सी होने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि वो मुझे आवाज़ मार पाता, एकदम से ही मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। इसके अलावा उसने बताया कि उसके कंधे पर अब भी दर्द था। जब उसकी बात को देखने के लिए मैंने उसके कंधे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसके कंधे पर नीले रंग के 5 उंगलियों के निशान थे। उसका वहाँ का खून सा जम गया था, इस वजह से उंगलियों के निशान वहाँ पड़ चुके थे। अब मैं वहाँ पर एक और मिनट बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं फ़ौरन वहाँ से खड़ा हुआ और उसको लेकर धीरे धीरे सिमेट्री के गेट की तरफ जाने लगा। और तभी जैसे ही हम गेट के पास आए तो एक जवान लड़के ने हमारे पास आकर हमें रोक लिया। उसकी उम्र लगभग यही कोई 27-28 साल की होगी। हमें रोकते हुए उसने पूछा, अरे भाई इस टाइम कहाँ से आ रहे हो, अंदर से क्या करने गए थे? हमने तुरंत बताया कि हमने यहाँ के गार्ड अबू चाचा से परमिशन ले ली थी, उसके बाद ही अंदर गए थे। और जब मैंने अबू चाचा का नाम लिया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा ही भाव था। उसने कहा कि इस जगह पर गार्ड पिछले 5 सालों से मैं ही हूँ और मैं अभी वॉशरूम के लिए गया था पास ही के टॉयलेट में। और आखिर ये अबू चाचा है कौन जो कि सबको दिखाई देता रहता है? तुम लोगों से पहले भी कई लोगों ने मुझे बताया उसके बारे में, कभी मेरे सामने भी तो आए। जब अजय ने ये सारी बातें सुनी तो उसे अब डर का एक और सदमा लगा और अब की बार वो वहीं पर खड़ा खड़ा दोबारा बेहोश हो गया। इसके बाद गार्ड की मदद से मैं उसे गार्ड के ही रूम में लेकर गया
और वहाँ पर जाने के बाद मैंने अपने बाकी के कलीग्स को कॉल करा और उन्हें गाड़ी लेकर वहाँ पर बुलवाया। वापस गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते हम लोगों को लगभग 3:30 बज गए थे। हमने ये बात अपने केयर टेकर श्री को भी बताई और जैसे ही उसने ये सब सुना तो हमें भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और कहने लगा कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो जो इन सब चीज़ों को ऐसे समझते हो, ये सब मजाक नहीं होता। अजय को अगले दिन काफ़ी तेज़ फीवर हो गया और अगले कुछ दिनों तक वो बेंगलोर में ही रहा। खैर तब तक हम लोग तो वहाँ से जा चुके थे, बट कुछ महीनों बाद जब हम सबको वापस बेंगलोर बुलाया गया तब मैं अजय से मिला और उस टाइम पर जब मैं उससे मिला तो उसके गले में एक तावीज़ था जो कि शायद उसके किसी जान पहचान वाले बाबा ने बनवाया होगा। उस घटना के बाद से मैंने भी कसम खा ली कि कभी भी ऐसी किसी चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा, क्योंकि उसका अंजाम शायद मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी भेजी है संजय ने। आइए आगे की कहानी को उनके शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम संजय है। मुझे माउंटेन ट्रैकिंग का बहुत अच्छा शौक़ है और अपने हैवी शेड्यूल से वक्त निकाल कर भी मैं इस काम को ज़रूर करता हूँ। हर साल मैं किसी न किसी ऐसी जगह पर ज़रूर जाता हूँ जहाँ पर मुझे ट्रैकिंग करने का मौका मिले। पूरे साल में यही वो वक्त होता है जिस टाइम पर मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। नेचर के करीब रहकर जब आप अकेले वहाँ पर घूमते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैंने कई सारी ऐसी यात्राएं करी हैं और कई बार ऐसे कुछ अजीब से किस्से भी मेरे साथ हुए हैं उन जगहों पर जहाँ पर मैं घूमने गया हूँ, और ऐसा ही एक इंसिडेंट आज मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं बैचलर था। उस टाइम पर मैं कर्नाटका में अपने एक कज़न के पास गया था। दरअसल मेरा कज़न जिसका नाम नितेश था उसकी शादी होने वाली थी, और क्योंकि वो अपने घर का इकलौता लड़का था इसलिए उसकी शादी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड तरीके से होने वाली थी। मुझे अपने काम से 10 दिन पहले ही एक्स्ट्रा लीव्स मिल चुकी थी, तो इसीलिए मैंने अपने बाकी कज़न्स के पास जाकर उन सबको ही पहले इकट्ठा करा और उसके बाद हम सभी ने इकट्ठे वहाँ जाने का प्लान करा। मेरे कज़न्स का नाम था राम, बाला और गौरीश। मैं खुश था कि हम सभी कज़न्स एक साथ होंगे उस टाइम पर जब मेरे भाई की शादी होगी, और चूँकि हमारे पास कुछ छुट्टियाँ भी थी तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम था जिसमें हम इधर उधर घूम भी सकते थे साथ में। और इसी वजह से हम लोग नितेश के घर पर कुछ दिनों पहले ही पहुंच गए थे शादी से। सभी फैमिली वाले सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले कुछ दिन हमारे वहाँ पर तैयारियों में लग गए। इसके बाद शादी का कार्यक्रम भी आराम से निपट गया, और जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद हम सभी लोग बेहद ज़्यादा थक चुके थे। शादी के बाद जब मेरे भाई और भाभी अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे उसके बाद अब हम सभी लोग आपस में प्लान बनाने लगे कि अब हमें क्या करना है। अब जहाँ पर मेरे कज़न्स का घर था वहाँ पर पास ही में काफ़ी बड़ा जंगल भी था। मैं आपको जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, और मंदिर तो साउथ की साइड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होते ही हैं। तो अगले कुछ दिन हमने मंदिर वगैरह घूमने में बिताए, और उसके बाद हम लोगों ने प्लान करा कि एक रात के लिए हम लोग जंगल में जाएंगे और वहाँ पर कैंप करेंगे। हमारे पेरेंट्स ने पहले तो काफ़ी ज़्यादा मना करा, बट हम लोगों ने फाइनली नितेश के एक दोस्त सचिन से अपने साथ चलने के लिए कहा, जो कि वहाँ का एक लोकल था और वहाँ के एरिया के बारे में सब कुछ जानता था। सुबह के लगभग 4:30 बजे हम सभी लोग नितेश की पुरानी वाली जिप्सी के ज़रिए निकल गए थे। सुबह के 5:30 बजे तक तो हम शहर से बाहर ही नहीं निकले थे, और उसके बाद जब हम शहर से बाहर निकलने वाले थे तो हमने पहले ही चाय वगैरह पी ली एक जगह पर रुककर। इसके बाद वहीं पर नज़दीक में हमने अपनी एक गाड़ी को पार्क कर दिया, क्योंकि गाड़ी को जंगल में ले जाना तो पॉसिबल नहीं था। हमने अपना सारा ज़रूरी सामान लिया और उसके बाद हम जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर चलते चलते सूर्य के उदय होते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, और जंगल में आने वाली तरह तरह की पक्षी और जानवरों की आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा सुंदर बना रही थी। तब हमने सचिन से पूछा कि आखिर हम क्या कहाँ पर रहे हैं घूमने के लिए। तब उसने बताया कि हम एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वो बहुत समय पहले गया था। दरअसल वो एक मंदिर था जो कि काफ़ी समय पहले पुराने ज़माने के लोगों ने बनवाया था, और वो जंगल के बीचों बीच में था। इसके अलावा उसने हमें उस जगह के बारे में और कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने कहा कि ये एक सरप्राइज़ है।
हम धीरे धीरे जंगल के कच्चे रास्तों पर चलते रहे और 11 बजे के आसपास हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उसके बाद हम लगभग दोपहर के 2:30 बजे के आसपास हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। मंदिर हमारे जस्ट सामने था और वैसे तो देखने में हमें स्टार्टिंग में एक नॉर्मल टेंपल ही लग रहा था, बट पता नहीं क्यों वो एक अजीब सी वाइब्स दे रहा था। दरअसल वो काले पत्थरों से बना हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात थी। एक साइड पर एक गहरा सा कुआं था जिसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं था और ना ही वो किसी यूज़ का था। इसके अलावा मंदिर के लेफ़्ट साइड पर एक बड़ी सी बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर था जिसमें कई सारे कमरे थे, मेरे ख्याल से 15-20 से भी ज़्यादा। इसके अलावा वहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म टाइप के एरिया भी बनाए गए थे जो कि शायद वहाँ पर बलि दिए जाने के लिए यूज़ होते थे। हम उस जगह पर अब धीरे धीरे घूमने लगे और तब हमने एक काफ़ी अजीब चीज़ देखी। हमने उस मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं देखी और एक काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी क्योंकि मंदिर तो होता ही मूर्तियों के लिए है। और हमने इस बारे में सचिन से पूछा तो आखिरकार उसने हमें उस कहानी के बारे में बताया जो कि उसे खुद पास ही के गाँव के एक लोकल ने बताई थी। उसने बताया कि वो जो मंदिर था काफ़ी ज़्यादा पुराना था, शायद से 9वीं या 10वीं शताब्दी का, और वो जो जंगल था उस जगह पर पहले वहाँ पर एक शहर था, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा शहर। किसी वजह से उस शहर को लोगों ने छोड़ दिया और उस जगह पर पेड़ वगैरह निकलने लगे। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उस जगह पर किसी शराब की वजह से उन लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया था। कहते हैं कि वहाँ पर तांत्रिकों का एक बहुत बड़ा समूह आ गया था। उस समूह ने उस मंदिर पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया और वही लोग वहीं पर अपनी मनमानी करते। आसपास के गांव वाले बताते थे कि वहाँ से रात के समय काफ़ी ज़्यादा अजीब और भयानक चीखों की आवाज़ आती थी। उस जंगल में अंदर जाने से लगभग सभी लोग बचा करते थे, बट इस चीज़ से वो लोग हमेशा नहीं बच पाए क्योंकि कुछ ही समय के बाद उनके पालतू जानवर जैसे कि मुर्गी, बकरी और बाकी के अन्य जानवर धीरे धीरे कम होने लगे थे। लोग मानने लगे कि शायद किसी बड़े जानवर का ऐसा काम है। हालांकि कभी भी इस चीज़ के दोषी को नहीं पकड़ पाए वो लोग। लेकिन इसके बाद कुछ डरावना हुआ। लगभग 3 हफ्तों के अंदर ही 3 बच्चे जिनकी उम्र 3 से 5 साल की थी वे लोग गायब हो गए। लोगों को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और डरावनी भी, और लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर उन बच्चों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये बात तब की है जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर राज था। उस टाइम पर उस जगह का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था वो एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम जॉन था। हालांकि अधिकतर ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा क्रूर और लोगों से सहानुभूति ना रखने वाले होते थे, बट जो जॉन था वो गांव वालों से अच्छा खासा स्वभाव रखता था। इसीलिए उसने फ़ौरन एक सर्च टीम के ज़रिए उन बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी छानबीन जारी रखी तो उसे उस काले मंदिर के बारे में पता चला जो कि जंगल के बीचों बीच है, और वहाँ से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों के बारे में भी। इन्हीं सब बातों को जानकर इस सब पे से पर्दा उठाने के लिए जॉन ने अपनी एक टीम बुलवाई और उसके बाद एक पूर्णिमा की रात को वो जंगल में उस काले मंदिर में एक रेड मारने के लिए गया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो ये देखकर हैरान था कि उस टाइम पर एक इंसान की बलि बस दी ही जाने वाली थी, बट उसे देखकर वहाँ मौजूद वो लोग रुक गए। इसके अलावा जो लोग ये सब काम कर रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब और रहस्यमय किस्म के थे। लोग कहते हैं कि उन लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे और वो बस अपने पूरे शरीर पर राख लगाए हुए थे। जॉन ने सोचा यहाँ पर वही कुछ न कुछ अंधविश्वास वाला काम हो रहा होगा, बट किस लेवल पर इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। जब पुलिस ने पूरी जगह की तलाशी ली तो वे सभी लोग एकदम हैरान रह गए क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी लाशों के कंकाल मिले और ये सारे कंकाल एक बड़े से गड्ढे में मिले थे एक साथ। जब उन्हें गिना गया तो ये कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा शरीर थे। और सबसे डरावनी और दुख की बात ये थी कि वो 3 बच्चे जो कि हाल ही में लापता हुए थे उनकी बॉडीज़ भी उसी जगह पर पाई गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो कि गायब हुए थे उनकी रिपोर्ट पुलिस के पास कभी लिखवाई ही नहीं गई थी। ये सारी बातें आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और जब गांव वालों को पता लगा कि सारा काम कुछ लोगों का है तो गांव वालों ने पुलिस स्टेशन पर उन लोगों को पहुंचने से पहले ही पुलिस के चंगुल से उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद
उन लोगों को एक साथ जला दिया। गांव वालों ने उन लोगों को उसी जगह पर जलाया था, उसी मंदिर के पास जहां पर उन्होंने ये सब गलत काम किए थे। हालांकि जॉन जानता था कि ये सब एक अपराध है, बट वो फिर भी शांत रहा क्योंकि वो भी लोगों की भावनाओं को समझता था और उनके गुस्से को भी। कुल मिला के कुछ समय बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और उसके बाद कोई भी इस बारे में बातचीत नहीं करता था। लेकिन इसके बाद एक अजीब घटना हुई। लोगों में ये बातें फैलने लगी कि वहाँ पर उस जंगलों में उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं जिनको लोगों ने जला दिया था। और रात के समय वहाँ से अब चीखने पुकारने की आवाज़ लगातार आने लगी, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। ये वो कहानी थी जो कि हमें सचिन ने बताई थी, बट उसे भी नहीं पता था कि ये बस सच्ची कहानी थी या फिर किसी की मनगढ़ंत कहानी। और मुझे तो सुनने के बाद ज़्यादातर ये किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लग रही थी। हालांकि ऐसा तो हमें भी फील हो रहा था कि उस जगह पर कुछ तो अजीब है, और वहाँ पर मुझे बहुत तगड़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। जब सचिन ने ये कहानी बताई तो बाला और गौरीश काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो लोग उस जगह से फ़ौरन वापस जाना चाहते थे। बट राम और सचिन ने कहा कि हो सकता है सारी कहानी बस मनगढ़ंत हो और कुछ भी नहीं। अब शाम के लगभग 4 बजने वाले थे और इस समय वहाँ से निकलकर घर तक पहुँचना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि रात बीच में ही हो जाती और जंगल से रात के समय निकलना खतरे से खाली ना होता, क्योंकि रात के समय हम निकलते समय भटक भी सकते थे। इसीलिए हमने यही प्लान करा कि अगले दिन सुबह सुबह हम वहाँ से निकल जाएंगे। बट हमारी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शाम के समय एकदम से ही मौसम बिगड़ने लगा और जल्दी बारिश शुरू हो गई। हम लोगों को भीगने से बचने के लिए मंदिर के अंदर जाने पड़ा और वहाँ पहुँचने के बाद हम धीरे धीरे अपना सामान निकालने लगे ताकि हम रात के कैंपिंग का इंतज़ाम कर सकें और खाने वगैरह का भी। उस मंदिर में एक काफ़ी बड़ा हॉल था जहाँ पर शायद लोग मिलकर पूजा करते होंगे, और सामने की तरफ एक बहुत बड़ी जगह वहाँ पर खाली थी जहाँ पर कि शायद कोई मूर्ति रखी होगी बहुत समय पहले, बट अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस मंदिर में एंट्री के लिए कुल मिला के 3 दरवाजे थे। राम और सचिन, जो कि हम सब में सबसे बहादुर थे, वे लोग पूरे मंदिर को देखने लगे कि पूरा मंदिर पूरी तरीके से सेफ है या नहीं, क्योंकि हो सकता था कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है तो वहाँ पर किसी जानवर ने अपना घर बना लिया हो। बट वो जब आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी जानवर या किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है और वो जगह हमारे लिए सेफ है। अब चूँकि हमें भूख लग रही थी तो उसके बाद हम लोगों ने जो खाना अपने साथ हम लाए थे उसे खाना शुरू कर दिया। अब बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जिस वजह से गौरीश को थोड़ा डर लग रहा था, एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा ही। बट हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अगली सुबह से पहले वहाँ से निकलना अब इम्पॉसिबल था। हम लोग दिन भर चलने की वजह से थक भी बहुत गए थे, इसलिए हमने सोचा कि अब थोड़ी देर सो जाते हैं। इसके बाद हम लोग सो गए। रात के लगभग 8 बजे के आसपास राम और मेरी आँख खुली। बाकी सब लोग अब भी सो ही रहे थे। जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो पाया कि बारिश अब रुक चुकी थी, बट पूरी जगह पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उस टाइम पर तो मुझे भी अपने चारों ओर देखने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर इस टाइम पर गौरीश उठकर ये सब देखने लगा तो उसकी हालत क्या होगी। तब राम ने मुझे बताया कि वो वॉशरूम जाना चाहता है। मैंने उससे बोला कि अगर तुम जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बट उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ध्यान से जाना और अपने साथ टॉर्च ले जाओ। इतने में सचिन, गौरीश और बाला भी उठ चुके थे। गौरीश आसपास का माहौल देखकर काफ़ी डरा हुआ सा था। बाला और सचिन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि तभी राम भागता हुआ वापस आया। वो काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। आते के साथ ही उसने पानी की बोतल उठाई और उसके बाद उसने पहले पानी पिया, और तब जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताना शुरू करा। उसने कहा कि वो मंदिर से बाहर की साइड जंगलों की तरफ गया था क्योंकि वो मंदिर के परिसर में ऐसा काम नहीं करना चाहता था। वो अपना काम अब कर ही रहा था कि उसे एकदम से ही अपने पीछे से किसी तरह की आवाज़ आई। उसने अपनी टॉर्च को उस तरफ करा, बट उसे अंधेरे जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। इसीलिए उसने इस चीज़ को इग्नोर करा, ये सोचकर कि शायद ये सब बस उसके दिमाग में है।
बट जैसे ही वो अपना काम कर रहा था तभी उसे एकदम से ही लगा कि कोई उसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक धुंधली धुंधली सी औरत की आकृति और एक बच्चे की आकृति उससे कुछ फीट पीछे खड़ी थी। उसकी हालत ख़राब सी हो गई, बट उसने अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया और जैसे ही उसने टॉर्च उस तरफ करी तो पाया कि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था। बट उसे इस बात का पक्का यकीन था कि उसने कुछ ना कुछ तो अभी अभी देखा था, इसीलिए वो अब भागते भागते हमारी तरफ आने लगा। बट चूंकि अंधेरा हो रहा था इसीलिए उसका पैर एक जगह पर मिट्टी पर पड़ा और फिसल गया। और उसके बाद जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तब उसे किसी के हंसने की आवाज़ अपने पीछे से आई। इस बार उसने अपनी पूरी जान लगा दी और उठकर सीधा हमारे पास भागते हुए आया। सचिन और गौरीश अब राम को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और मैं और बाला हम दोनों ने फैसला करा कि हम बाकी के 2 दरवाज़ों की तरफ देख कर आएंगे कि क्या वहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है। मैंने सेकंड दरवाजे को देखा और वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं था। हालांकि उस जगह पर एक कमरा था जिसको हमने पहले आते टाइम नहीं देखा था। मैंने धीरे धीरे उस कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी टॉर्च को उस साइड करा और वो कमरा पूरी तरीके से एकदम खाली था। और ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि वो कमरा बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि बाकी का पूरा मंदिर काफ़ी ज़्यादा गंदा सा था। बट वो कमरा इस तरीके से साफ़ था मानो उस जगह पर कोई रह रहा हो। इससे पहले मैं वहाँ से वापस लौट पाता और बाकी लोगों को इस बारे में बता पाता, मुझे एकदम से ही अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत ही मुड़ गया और जैसे ही मैं मुड़ा मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा 3 औरतें ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा अजीब थे और ऐसे थे कि वो बहुत पुराने ज़माने की हों। तीनों के ही बाल एकदम खुले हुए थे और उनके माथे पर शायद राख लगी हुई थी। जो उनमें से पहली औरत थी वो आगे की तरफ खड़ी थी और उसके पीछे दोनों साइड पर बाकी की 2 औरतें। इसके बाद धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैं उस बंद कमरे में उन लोगों के बीच में फंस चुका था। डर के मारे मैं एक कोने में जाकर बैठ गया और वो तीनों ही अब धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मेरे पास आने से अब वो बस कुछ ही फीट दूर होंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा। अब जब थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने अब कुछ भी नहीं था सिवाय उस रोशनी के जो कि मेरी टॉर्च से आ रही थी। मैंने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करा और सीधा भागकर अपने दोस्तों के पास गया। इसी समय बाला जो कि तीसरे दरवाजे की तरफ देखने के लिए गया था, उसने कुछ लोगों को देखा जो कि एक जगह पर आग जला रहे थे, शायद किसी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए। इसके अलावा बाला ने यही बताया कि वो सभी बिल्कुल बिना कपड़ों के थे और शरीर पर उनके राख लगी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सचिन ने अपनी कहानी में बताया था। बाला और मेरी हम दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग वापस से एक दूसरे के पास आए और हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम वहाँ से अब निकल जाएंगे, क्योंकि उस जगह पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हमने अपने बैग को पैक करना शुरू कर दिया। उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे और जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले एक अजीब सी चीज़ ने हमारा स्वागत करा। मैंने उन 3 औरतों को अपने सामने पाया जो कि उस कमरे में मैंने देखा था और उनके थोड़े ही पीछे वो सभी लोग थे जिनको बाला ने दूसरी तरफ देखा था। और ये सभी लोग एकदम गुस्से से हमारी ओर देख रहे थे, मानो हमने इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया हो उन्हें बीच में रोककर। हमारे बस का वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए हम सभी लोगों ने बहुत तेज़ वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हम अब सीधा जंगल के अंदर आ गए और चूँकि हम डर के मारे भागे थे तो हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम जंगल में किस जगह पर थे। बट एक बार जब हम भाग भाग के जंगल के बीच में आ गए थे तो हम थोड़ा रुके और धीरे धीरे चलने लगे। हम सोच रहे थे कि शायद अभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट ये हमारी गलत सोच थी। अब सबसे डरावनी बात ये थी कि इसके बाद हम जितना भी चले किसी भी दिशा में, हम लौट कर उसी जगह पर आ रहे थे वापस, जहाँ से आगे उस मंदिर को जाने का रास्ता था। हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 अलग अलग रास्तों को अपनाया, बट घूम फिर कर हम वापस से उसी जगह पर आ जाते थे। मानो कोई शक्ति थी जो कि हमें उस जगह से वापस जाने ही नहीं देना चाहती थी। अब रात के लगभग 1 बज चुके थे और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे।
हम सोच रहे थे कि क्या हम इस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं या फिर हम कभी यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। और इसी चीज़ को और ज़्यादा डरावना बनाते हुए हमारे आसपास से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, ऐसी आवाज़ें जिनका हमें मतलब तक नहीं पता था। तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने बाकी के सारे लोगों को एक दूसरे के हाथ पकड़ने के लिए बोला और हम सभी लोगों ने मिलकर एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हम जितनी तेज तेज हनुमान चालीसा गा सकते थे उतनी तेज गा रहे थे और जैसे जैसे हमने एक करा हमारे अंदर का विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा और अब हमारी हिम्मत भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मंदिर की तरफ से आने वाली वो आवाज़ें अब बंद हो चुकी थी, मानो उनसे बड़ी किसी शक्ति ने उनके ऊपर काबू कर लिया हो। हम लगातार प्रार्थना करते रहे और लगभग सुबह 4 बजे तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो हमारी खुद ब खुद ही आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 6:30 बज गए थे और बस सूरज निकलने का समय हो ही चला था। मैंने फ़ौरन बाकी सबको भी उठाया और हम सब लोग अब बिना मंदिर की तरफ देखे वापस बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। अब सब कुछ नॉर्मल था और वापस से हम कुछ ही घंटों के बाद जंगल से बाहर निकल चुके थे। हमने ये सारी बातें आसपास के लोकल्स को ही बताई बट उन लोगों ने उल्टा हम लोगों को ही बुरा भला बताया, क्योंकि हम लोग उस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानते थे। फिर भी हम उस जगह पर गए। उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले थे कि उस जगह पर जाने के बावजूद ज़िंदा लौट पाए, वरना पहले भी कई लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर जा चुके थे बट वो कभी भी ना तो किसी के द्वारा देखे गए और ना ही कभी ज़िंदा लौटे। जब हम वापस वहाँ से आ गए तो अपने घर पर हम शाम को 5 बजे तक पहुँच चुके थे। हमने वहाँ पर हुई बातों के बारे में किसी को भी अपने घर में नहीं बताया। हम इन सारी घटनाओं से सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे। कुछ दिनों वहाँ पर शांति से बिताने के बाद हम वापस मुंबई के लिए निकल गए। जब मैं मुंबई जा रहा था उस समय मैं उन सारी घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो हमारे साथ इस पूरी ट्रिप पर हुई थी, और तब मुझे शायद ऐसा लगा वो लेडी और वो बच्चा जो कि राम को दिखे थे वो शायद वो लोग थे जिनको उन लोगों ने मार डाला था। वो 3 औरतें जो कि मेरे सामने आई थी वो शायद उन्हीं लोगों में से एक थी। इसके अलावा वे लोग जो तांत्रिक जैसे लग रहे थे वो लोग थे जो कि अपवित्र क्रियाएं करते थे। हम लोग कम से कम इस बात से बहुत खुश थे कि ऐसी चीज़ों से भी हम बचकर लौट आए थे, और हम सबके मन में एक विश्वास था कि भगवान हर एक चीज़ से ऊपर हैं और वो हमेशा हमारी रक्षा कर सकते हैं अगर हम उन्हें पूरे दिल से याद करें। क्योंकि अगर शायद भगवान ने हमारी रक्षा नहीं करी होती तो हम लोग ज़िंदा लौटकर नहीं आ पाते और मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता पाता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। इसके अलावा अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।